बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है दिस इज़ द रॉकेट प्रपल्शन। यही एक टॉपिक आपका रह गया है चैप्टर नंबर 3 में से। इसके साथ ही इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बहरहाल आज हम बढ़ते हैं रॉकेट प्रपल्शन। रॉकेट प्रपल्शन रॉकेट्स क्या होते हैं? जैसे आपके पास मिसाइल्स हैं, आपके पास सिंपल रॉकेट की फॉर्म जो है ना वो होती है ये फायरवर्क्स जो आप कर लें, शुरली जो चलाते हैं। तो आपके पास जो छोटे-छोटे से रॉकेट्स होते हैं, वो किस तरीके से प्रोपेल करते हैं। प्रोपल्शन का मतलब है धकेलना, उनको मूव करवाना। तो कैसे रॉकेट्स जो हैं वो मूव करते हैं, अपवर्ड या स्पेस में जाते हैं, किस तरीके से उसका एक्सेलरेशन होता है, कैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्या-क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है उनको प्रोपेल करवाने के लिए, तो वो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल रॉकेट्स प्रपल्शन का आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर आपके पास रॉकेट को प्रोपेल किया गया है तो बिफोर उसमें फ्यूल्स हैं जो कि गैसेस हैं, तो गैसेस के बर्न होने से पहले जो मोमेंटम है इट शुड बी इक्वल टू द गैसेस के बर्न होने के बाद। इसी तरीके से सेकेंडली लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये बताता है, यानी आपके पास एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। जितनी आपके पास फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं एक्शन की, मतलब गैसेस जो एक्सपेल हो रही हैं उतनी ही रिएक्शन की फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोपल्शन बेसिकली है क्या। तो रॉकेट जो इजेक्ट होता है स्पेस में, और जितना वो ऊपर ऊपर जाएगा उतना ही वो इजेक्ट करेगा बर्निंग गैसेस को। इसका जो फ्यूल है वो बर्निंग गैसेस है। ये बर्निंग गैसेस इसके इंजन के रेयर पार्ट में से, नीचे वाले पार्ट में से बाहर निकलती हैं। जब ये फ्यूल बर्न होगा तो ये हाई प्रेशर गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो गैसेस हैं ये रॉकेट के इंजन में से बाहर निकलती हैं हाई वेलोसिटी के साथ, और इसके नतीजे में रॉकेट जो है वो मोमेंटम गेन कर लेता है। जो मोमेंटम रॉकेट गेन करता है इट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द एक्सपेल गैसेस। जैसे जैसे एक्सपेल गैसेस का मोमेंटम बढ़ता जाता है वैसे वैसे रॉकेट भी ज्यादा मोमेंटम गेन करता जाता है। और लेकिन ये दोनों मोमेंटम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। रॉकेट को मजीद मोमेंटम मिलता रहता है और वो और ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। अच्छा जी, अब होता क्या है कि जितनी ज़्यादा गैसेस एक्सपेल होंगी, मतलब रॉकेट के इंजन में से बाहर निकलेंगी, उतना ही मोमेंटम वो ज़्यादा गेन करेगा। और इसी तरीके से जितना मोमेंटम ज़्यादा गेन करेगा उतनी ही रॉकेट की वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। और वेलोसिटी हर वक्त बढ़ती जाएगी तो फिर ऑब्वियसली एक्सीलरेशन भी इंक्रीज करेगा। फ्यूल रॉकेट का कौन सा होता है? रॉकेट में लिक्विड और सॉलिड फ्यूल्स दोनों मौजूद होते हैं, और ये लिक्विड या सॉलिड फ्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। 80% ऑफ द लॉन्च मैस जो है ना वो फ्यूल होता है। मतलब जब आपने रॉकेट को लॉन्च करना है, आप उसको कहीं स्पेस में भेजना चाह रहे हैं, तो 80% तक जो उसका मैस है ना वो सारा का सारा फ्यूल है। 80% फ्यूल हम डाल के भेजते हैं। अब जो रॉकेट है उसने ऊपर मूव करना है, ग्रेविटी से उसने बाहर निकलना है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन चाहिए होती है। और फ्यूल कंजम्पशन एट द रेट ऑफ 10,000 केजी पर सेकेंड होती है। मतलब एक सेकेंड में 10,000 केजी ये गैसेस बर्न होती हैं, तो इतनी एनर्जी जनरेट होती है, इतनी फोर्स और इतना एक्सेलरेशन जनरेट होता है कि जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर सके। तो ये जो बर्न गैसेस हैं ये रॉकेट में से इजेक्ट होती हैं एट स्पीड विच इज ओवर 4,000 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 4,000 मीटर रॉकेट जो है या 4 किलोमीटर वो ऊपर की तरफ मूव करता है। देन हमारे पास अब मसला क्या है, हमने कहा है कि 80% मैस तो रॉकेट का जो है वो फ्यूल है। तो इसका मतलब है कि रॉकेट का मैस हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें अगर उसको बहुत दूर तक भेजना है, खला में भेजना है, तो हमें उसके हिसाब से उसके साथ फ्यूल भेजना पड़ता है। और जितना ज्यादा फ्यूल होगा इसका मतलब उतना ही मैसिव ये रॉकेट होगा। लेकिन ये मैस उसको मतलब इजेक्ट करने में, मूव करने में भी हर्डल है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि जो एक बड़ा सा रॉकेट होता है ना उसके साथ छोटे छोटे स्मॉल सेवरल रॉकेट्स को लिंक कर देते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही एक जो छोटा सा रॉकेट है ना वो अपना काम पूरा कर लेता है, उसमें से फ्यूल खत्म हो जाता है, बिल्कुल बर्न हो जाता है, तो फिर उसको क्या करते हैं, उसका काम पूरा हो गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। हमारे पास ऑटोमेटिकली हम कंट्रोल कर रहे होते हैं रॉकेट को, तो हमारे पास अर्थ पर ऐसा सिस्टम मौजूद होता है कि हम जस्ट एक बटन पुश करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा अब बिल्कुल होलो रॉकेट के ऊपर रह गया ना उसके साथ छोटा सा रॉकेट, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब वो रॉकेट डिस्कार्ड हो गया तो फाइनली क्या हुआ, अब मैस
कम हो गया रॉकेट का, तो मास कम होने की वजह से क्या होगा, एकदम मोमेंटम में मास कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको और ज्यादा स्पीड मिल जाएगी। तो इस तरह जो उसके साथ होलो रॉकेट्स होते हैं, जलने के बाद जब उसमें से फ्यूल अपना काम खत्म कर लेता है ना, तो उसको हम फिर डिस्कार्ड कर लेते हैं। जब हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको उतार देंगे उसके साथ से, तो उसको सेपरेट कर देंगे खाली वाले रॉकेट को, तो फिर जो ओरिजिनल वाला रॉकेट है वो मजीद स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब हम देख लेते हैं एक रिलेशनशिप कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि रॉकेट कितने एक्सेलरेशन पर जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं मास में से पर यूनिट टाइम, वो एम बार है। एम प्राइम से उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरीके से जो वेलोसिटी है, जो कि गैसेस की है रिलेटिव टू द रॉकेट, दैट इज v, वेलोसिटी ऑफ द गैसेस रिलेटिव टू द रॉकेट। मतलब जो वेलोसिटीज जो गैसेस इजेक्ट हो रही है रॉकेट में से, वो किस वेलोसिटी से हो रही है, v से। तो इनिशियल मोमेंटम गैसेस का क्या है, 0, क्योंकि शुरू में तो वो मूव ही नहीं कर रही ना, अब रॉकेट रेस्ट पे। जब रॉकेट चलना शुरू हुआ, उसमें से वेलोसिटी v से गैसेस निकलना शुरू हुई, और उनकी जो मास थी वो m बार थी, या m प्राइम थी, सॉरी। तो अब जो फाइनल मोमेंटम गैसेस का है वो m बार v है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो m बार v, m प्राइम v माइनस 0 आ गया, और ये m प्राइम v के बराबर आ गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम ये कहते हैं कि जो फोर्स है दैट इज एक्सर्टेड ऑन द गैसेस बाय द रॉकेट विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हमने लिख दिया मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैसेस, जो की थी m प्राइम v डिवाइडेड बाय t टाइम आ गया। अब इसमें से m प्राइम डिवाइडेड बाय t को हम दे देते हैं ना, एक अलग टर्म लिख लेते हैं, दिस इज मास पर यूनिट टाइम जो इजेक्ट हो रहा है गैसेस का, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस, तो इसको हम m भी कह देते हैं। दिस m इज द मास ऑफ द गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड, जो हमने शुरू में बात की थी कि 10,000 kg पर सेकेंड के हिसाब से गैसेस निकलती हैं। अब जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है रॉकेट पर, वो क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, गैसेस जो इजेक्ट करी, जो एक्सर्ट करी हैं। एम यहाँ पर है इंस्टेंटेनियस मास ऑफ द रॉकेट, मतलब किसी भी लम्हे पे जो रॉकेट का मास है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो भी छोटे छोटे रॉकेट्स फ्यूल से खाली होते जा रहे हैं, उनको ये निकालता जा रहा है, एक्सपेल करता जा रहा है, उनको डिस्कार्ड करते जा रहे हैं, तो फिर हर वक्त मास चेंज होता जा रहा है। क्योंकि हर वक्त मास चेंज हो रहा है, इसलिए हमने इसको लिखा इंस्टेंटेनियस मास, लम्हा ब लम्हा जो मास है रॉकेट का वो है m, कैपिटल M। ए जो है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली द फोर्स ऑन द रॉकेट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द गैसेस, मतलब जितनी फोर्स रॉकेट को मिल रही है ऊपर की तरफ जाने के लिए, वो बराबर है उस फोर्स के जो गैसेस लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये m भी कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज नॉट मोमेंटम, दिस इज द फोर्स जो हमने यहाँ से निकाली थी। तो ये डाउनवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स, तो यहाँ से एम ए विल बी इक्वल टू एम वी, देन ए विल बी इक्वल टू दिस एम वी बाय एम, एंड दिस एम इज द मास पर यूनिट टाइम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस, और ये भी गैसेस की थी मास पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज द मास ऑफ द रॉकेट। अब आप देखेंगे ये m की वैल्यू जितनी स्मॉल होती जाएगी, यानी इंस्टेंटेनियस मास रॉकेट का ऊपर जाते जाते कम होता जाएगा, तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। जब एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा तो रॉकेट फिर प्रोपेल्ड ऑन ग्रेटर स्पीड, तो ज्यादा स्पीड पर रॉकेट जो है वो प्रोपेल होता जाएगा ऊपर की तरफ। तो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द रॉकेट propulsion कि किस तरीके से रॉकेट्स जो है वो मूव करते हैं। और